कोई भी बच्चा होता है आफ्टर 12th उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो पहला फेज कौन सा था जब तुम्हें लगा कि हाँ गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है? सबसे पहला मेरा फॉर्म आया था यूपी पुलिस का। एनडीए वगैरह मैंने दिए थे, पर वो ऐसे है कि दिए और ना दिए। मेरे को करनी थी पैरा स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन, वो घर में अकेला। अच्छा। तो मेरी फैमिली ने कभी अलाउ किया ही नहीं कि आप आर्मी वगैरह ज्वाइन करो, है ना। तो मेरे को जाने नहीं दिया। तो मैं यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, लगभग 42,000 के अराउंड की आई थी। 2 वैकेंसीज थी काफी बड़ी बड़ी। ये शायद 2019 वाली हाँ vacancy वही है। वही वही हाँ ठीक है। फॉर्म भरा अपना और एग्जाम देने चला गया ऐसे ही। अब रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, तो आपकी स्टार्टिंग जो मैं कह सकता हूँ इस फील्ड में वो हुई है दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स हुई है वो मेरी। वो सीरियस वाली? हाँ सीरियस वाली दिल्ली पुलिस का एग्जाम, क्योंकि मेरा सबसे पहला एग्जाम भी वही था जो मैंने क्रैक किया था। आपको अगर याद होगा 2019-20 के आसपास रेलवे की अगर हम बात करें, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की शायद 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी आई थी। मैं उसी वैकेंसी में हूँ एक तरह से, क्योंकि मेरे जो मैंने बताया था ना आपको कि दिल्ली पुलिस के बाद मेरा एनटीपीसी क्लियर हुआ था। हाँ वो वही वाला एनटीपीसी है वो। तैयारी से पहले और तैयारी के बाद आपके प्रति कन्याओं का रिएक्शन क्या है ये भी बताओ, क्योंकि आप अच्छे खासे गुड लुकिंग हैं और बढ़िया है। कैसा रहा थोड़ा सा इसको बताओ। तो एक्सरसाइज का मुझे शौक था, जिम करी पढ़ाई करी, जिम करी पढ़ाई करी, सिर्फ ये 2 काम। और उसके बाद तो चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। ये भी ठीक है। मतलब रुझान बदल गया पहले से और उसके बाद लोग। हेलो, जय हिंद, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति जो इस समय गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन उसका सफ़र बहुत शानदार है। उस सफ़र को पूरे अच्छे तरीके से वो समझाएंगे, तुम्हारे सामने रखेंगे कि कैसे उनकी जर्नी रही, यहाँ तक पहुँचने का कैसा सफ़र रहा और कितने एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक किए और उससे पहले कितने एग्ज़ाम फेल भी किए। ये सारी जर्नी रखने आ रहे हैं हमारे साथ प्रिंस शर्मा, और आपको पूरी डेप्थ में डिटेल में बताएंगे कि क्या जीवन में रिश्तेदारों का रोल होता है, क्या समाज का प्रेशर होता है जब आप तैयारी कर रहे होते हो। तो इस पॉडकास्ट को आप तसल्ली से बैठ के सुनो और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेंगी। और जिस समय आप ये महसूस कर रहे हो या एस्पिरेंट जो अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करता है तैयारी के फेज़ में, वो सब चीज़ आप अनुभव करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। ये फेज़ सब ही गवर्नमेंट जॉब जो लेते हैं वो सब धीरे धीरे इस फेज़ को फेस करते हुए आ रहे होते हैं। तो एक बार मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रिंस शर्मा जी का। तो प्रिंस शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आप अपनी जर्नी को बताएंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रो आप अपने बारे में दे दो। मैं फिलहाल एक गवर्नमेंट जॉब में पोस्टेड हूँ, मुंबई में मैं बेसिकली पोस्टेड हूँ। और मैं बिलोंग करता हूँ, बागपत डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यूपी में, एक छोटा सा गाँव है उधर, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग वगैरह जो हुई है वो पापा के साथ साथ हुई है, मतलब वो पुलिस में है। तो बेसिकली कुछ शामली से, कुछ सहारनपुर से। मैं कोई ऐसा हाई टेक सिटी से बिलोंग नहीं करता। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और बहुत एक एवरेज मैं पढ़ाई में रहा हूँ स्टार्टिंग से। इस समय ये गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। और इस पॉडकास्ट का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं उनको हम कितना उनका रास्ता आसान कर सकें इस पॉडकास्ट के थ्रू। हम बेसिकली मैं कह दूं कि हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि इसको हम इस तरीके से पोर्ट्रे करें कि भाई ये मेरा बैच था, इस बैच से आप पढ़े, जो आजकल बहुत चलता है। उन सब चीज़ों से, उन मोहमाया से हम बहुत दूर रहते हैं, और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चे के रास्ते को आसान बनाया जाए और वो अच्छे से अपनी मंजिल को पहुंच पाए, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। तो ये जो सीरीज़ हम चलाने वाले हैं जिसमें जिन लोगों ने पहले गवर्नमेंट जॉब ले ली हैं उनसे पूरा जानेंगे A to Z की उनकी तैयारी कैसे थी, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। तो मैं आपको शर्मा जी बुलाऊंगा, कोई इशू नहीं है ना? नहीं सर। तो शर्मा जी, आप मेरे को ये बताइए कि बेसिक स्कूलिंग कहाँ से करी? बेसिक ऐसा है कि मेरे पापा पुलिस में हैं, तो कुछ स्कूलिंग मेरी शामली से हुई है। अच्छा, एक सेकंड में इंटरप्ट करूंगा। यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस में, ठीक है। हाँ, तो मेरे पापा फिलहाल यूपी पुलिस में सर्व कर रहे हैं, तो कुछ मेरी शामली से हुई है स्कूलिंग। और जो बेसिक मेरी 10th और 12th होती है वो सहारनपुर से हुई है, क्योंकि उस टाइम पोस्टिंग हुई थी सहारनपुरी। अच्छा, तो 10th 12th मैंने अपने सहारनपुर से की है अपनी। अच्छा, फादर साहब की पोस्टिंग के अकॉर्डिंग आप इधर उधर हाँ, शिफ्ट होते रहे हैं। चलता है थोड़ा सा पुलिस में, ये दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी स्कूलिंग, अच्छा एक चीज़ मेरे को यहीं पे मैं स्कूल से ही रिलेटेड पूछता हूँ कि आपने एक गवर्नमेंट जॉब ली,
इसमें स्कूल का कितना रोल है, आप क्या कहना चाहोगे कि स्कूल में जो जितना शानदार पढ़ाई कर लेता है उसका कुछ रोल है या नहीं है, क्या इसके बारे में बोलना चाहोगे? अब देखो, अगर मैं सर सही बताऊँ ना, ये डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रीम कौन सी चूज की है अच्छा। और आप एग्जाम कौन सा दे रहे हो। हम्म। जैसे एनडीए हो गया, इसमें तो आपका 11th-12th काम आएगी बिल्कुल, वो तो प्रॉपर उसी बेसिस पे है। लेकिन अगर आप सीजीएल या रेलवे वगैरह कोई दूसरा एग्जाम दोगे, बेसिक नॉन टेक्निकल टाइप जो एग्जाम होते हैं, तो उसमें 11th-12th आपके कोई काम नहीं आएगी, सिर्फ 10th तक आपका काम आएगा। अगर आपने 10th में सही किया है, मतलब थोड़ा बहुत आप पढ़ते थे, आप अबव एवरेज थे, तो आप कर लोगे, मतलब हो जाएगा। तो और थोड़ा सा आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ओके, वो चीज बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जितने भी ये जनरल एग्जाम्स हैं हाँ। रेलवे वगैरह के, इसमें 10th तक का ही सिलेबस 10th आता तक है, का ही ये है। सब ये चीज़ें 11th-12th में ऐसा कुछ नहीं कि 11th-12th में जो स्पेसिफिक एग्जाम है जैसे टेक्निकल एग्जाम्स हो गए उन सब चीज़ों का ही होता है। जैसे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल है तो इसमें 10th तक का ही होता है। जनरल सारे एग्जाम्स जितने भी यूपी पुलिस वगैरह हम कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर देखते हैं तो इसमें सब 10th तक का ही सारा सिलेबस होता है। तैयारी देखो, कोई भी बच्चा होता है जब वो 11th-12th करता है, आफ्टर 12th उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि मैं एनडीए कर लूँ, मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ। तो वो पहला फेज कौन सा था जब तुम्हें लगा कि हाँ गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, कई बार लोग बिजनेस की तरफ भी सोच रहे होते हैं। उस टाइम पे जो कम उम्र होती है, बड़े अजीब अजीब तरीके के ख्वाब आ रहे होते हैं कि हम ये करें, हम कई बार बच्चे बॉलीवुड स्टार बनने की भी सोच रहे होते हैं ठीक है, तो कब पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि नहीं अब सरकारी नौकरी की तैयारी की तरफ बढ़ा जाए? क्योंकि मेरे पापा फिलहाल पुलिस में हैं, तो और मेरा बैकग्राउंड भी सारा गवर्नमेंट एग्जाम जॉब में ही है, तो मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मेरे को गवर्नमेंट यही जॉब करनी है। पर जब मेरी 12th हुई उस टाइम पे बीटेक का बहुत क्रेज था। अच्छा। हर कोई बीटेक कर रहा था, तो मेरे भी फैमिली ने प्रेशराइज किया कि भाई हमारे वाला तो बीटेक करेगा और अगर मैं आपको सही बताऊं, मेरा एडमिशन भी करा देता, फीस सबमिट कर दी वहाँ पे उन्होंने अपनी। अच्छा। फिर मैं मगर नहीं, मैं नहीं करूँगा अच्छा, बीटेक के लिए मना कर दिया? हाँ, मैंने लगाए थोड़े सोर्सेज की मना करवाओ, तो वो मान गए। खैर मेरी फीस रिटर्न करवाई, उधर बहाना मार दी हमारा ट्रांसफर हो गया ये वो क्योंकि पुलिस में चल जाता है ये, ट्रांसफर हो गया तो मतलब अब कुछ नहीं है, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से मुश्किल से मैंने अपना बीटेक से पीछे छुड़ा लिया वहाँ से। फिर मैंने कहा कि मैं बीए करूँगा, क्योंकि बीए की है कि हिस्ट्री वगैरह आएगी उसमें, जो जीके का सेक्शन है वो मेरा कवर हो जाता बीए से। पर घर वालों का कि हमारा वाला बीए करेगा, इतने बड़े स्कूल में पढ़ा है, बीए करेगा सही बात है। फिर बीएससी में करा दे। खैर मैंने स्टैटिस्टिक्स से बीएससी करी थी अपनी। अच्छा। सबसे पहला मेरा फॉर्म आया था यूपी पुलिस का, एनडीए वगैरह मैंने दिए थे, पर वो ऐसे है कि दिए और ना दिए। बेसिकली शायद ही इंडिया में कोई ऐसा बच्चा होगा, मैं इतना बड़ी बात तो नहीं कह सकता, बट मुझे लगता है कि जैसे ही बच्चा 11th-12th में आता है उसके पास साइंस स्ट्रीम है तो एक बार तो एनडीए जरूर देता है। हाँ, चाहे वो कोई वो प्रचलन चला आ रहा है सदियों से कि भाई जैसे 11th-12th में साइंस वाला बच्चा है वो एक बार एनडीए देने जरूर जाता है। तो उसी तरीके से तुमने दिया होगा, डेडिकेशन से नहीं? नहीं, सेम वही था मेरा भी कि हो गई 12th, अब एनडीए। बट पहली बार जो डेडिकेशन से आपने एंट्री करी है वो यूपी पुलिस की वैकेंसी से करी है? नहीं सर, वो भी इसी तरह, क्योंकि मेरे को करनी थी पैरा स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन, ये इंडियन आर्मी की होती है पैरा स्पेशल फोर्सेज। अब मैं हूँ घर में अकेला। अच्छा। तो मेरी फैमिली ने कभी अलाउ किया ही नहीं कि आप आर्मी वगैरह ज्वाइन करो, है ना। तो फिर दिमाग में आ गया कि भाई मैंने तैयारी की, रनिंग वगैरह की, खूब अपनी फिजिकल अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, मेरे को जाने नहीं दिया तो मैं यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, लगभग 42,000 के अराउंड की आई थी, 2 वैकेंसीज थी काफी बड़ी। ये शायद 2019 वाली? हाँ वही। हाँ, ठीक है। तो फॉर्म भरा, अब दिमाग में वही था कि मेरे को जाने नहीं दिया था मैं भी नहीं जाऊंगा फॉर्म भरा अपना और एग्जाम देने चला गया ऐसे ही। अब रिजल्ट नहीं आएगा उसमें। वो बेसिकली मैं समझ पा रहा हूँ कि वो जस्ट स्टार्टिंग, वो जनरल कंपटीशन की स्टार्टिंग थी आपकी, स्टार्टिंग, और वो समझ में आता नहीं है स्टार्टिंग में इजीली बच्चे को, उसमें टाइम लगता ही है सिलेक्शंस आने में। अच्छा, तो आपकी स्टार्टिंग जो मैं कह सकता हूँ इस फील्ड में वो हुई है दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स हुई वो मेरी। वो सीरियस वाली? हाँ सीरियस वाली दिल्ली पुलिस का एग्जाम, क्योंकि मेरा सबसे पहला एग्जाम भी वही था जो मैंने क्रैक किया था। अच्छा, तो एक बार इसको थोड़ा डिटेल में बताओ कि यहाँ से मैंने पहला एग्जाम दिया, वो ऐसे ही दे दिया, फिर यहाँ से सीरियस हुए, पूरी जर्नी को एक बार डिटेल में डेप्थ में समझाओ बच्चों को। स्टार्टिंग में यूपी पुलिस की आई 42,000 की, वो मेरा नहीं हुआ, वो अपनी उससे नहीं हुआ। फिर उसी के 2-3 महीने बाद एक और वैकेंसी आ गई यूपी पुलिस की ही,
वो आई लगभग 49,000 के अराउंड की, 2-3 महीने के बाद। जैसा आज मान लो रिजल्ट आया। समझ गया, एक मिनट इंटरप्ट करता हूँ। ये बात कर रहे हो 2019-20 वाले यूपी पुलिस की बहुत फेमस वैकेंसी आई थी वो। योगी गवर्नमेंट शायद उस टाइम आई थी उस टाइम पे, और उन्होंने आते बहुत बम्पर वैकेंसी निकाली ताकि 1.5 लाख निकालने, 1.5 लाख निकालने, और उसी के वैकेंसी आ गई थी। तो सेकंड वाले के लिए मैंने तैयारी की, पर एज अ बिगनर था मैं, बिल्कुल मुझे नहीं पता था कहाँ से क्या करना होता है। साथ के 2-4 दोस्त थे, वो पहले से ही तैयारी में थे, तो उन्हीं के पीछे पीछे मैं, वो भेड़ चाल होती है ना, कि उन्हीं के साथ साथ मैं भी अपना चला। पर इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं उसको सही से प्रिपेयर कर पाऊँ, तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ। फिर मैं अपना बीएससी में लग गया कि ठीक है बीएससी को कंटिन्यू करते हैं, उसको खत्म करते हैं। पर कोरोना के टाइम पे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हमारी, लगभग 5,000 के अराउंड की वैकेंसी थी वो। तो उस टाइम पे मैं फोकस हुआ कि नहीं भाई अब तो करना है, क्योंकि जो साथ वाले थे वो यूपी पुलिस में जा चुके थे। अच्छा। अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने दिल्ली पुलिस को टारगेट किया, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन की, मॉक्स वगैरह दिए अपने। मेरा ये था कि दिन में 2 मॉक देता था मैं, सिर्फ मॉक। उसी का एनालाइज किया, जो क्वेश्चन आए मैथ के, रीजनिंग के, या फिर अपने इसके जीके के, तो जीके में से करंट टॉपिक निकाल लिया, क्योंकि मैंने सिलेबस को ब्रेक कर लिया था। अब ब्रेक करके मैं ये नोटिस की कि दिल्ली पुलिस में 50 में से आपके 10 से 15 के अराउंड आपके करंट के क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अगर मैं कर लूँ, और थोड़ा बहुत मेरे साइंस आते थे, साइंस बैकग्राउंड था मेरा, तो ऑन अराउंड अगर मैं 20-22 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लूँ, तो मैं बाकी दूसरे सब्जेक्ट से कवर कर लूंगा। तो वो थी जो मेरा सबसे पहला एग्जाम क्रैक हुआ था दिल्ली पुलिस का। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला सबसे पहला वो। फिर उसके बाद एनटीपीसी लाइनअप में था। जैसे दिसंबर में मेरा दिल्ली पुलिस हो गया, और जनवरी में मेरा एनटीपीसी। एक बार डेट बताओ, डेडलाइन दिसंबर कौन सा, 2021? 28 नवंबर या 2 दिसंबर को मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम था। 2020 के अराउंड की बात है ये। ओके 20 की। फिर जनवरी में मेरा इसका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ। 13-15 जनवरी के अराउंड शायद वो मेरा एग्जाम था एनटीपीसी का। तो वो जो दिल्ली पुलिस की मेरी तैयारी थी, सेम करंट, सेम मेरे मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, वही चीज मैंने वहाँ काम आई एनटीपीसी में। वहाँ से एनटीपीसी क्लियर हो गया। बेसिकली अगर मैं एक चीज कहूँ, अभी आपकी वो जर्नी शुरू हो गई। हाँ, आपने डेडिकेशन से दिल्ली पुलिस से, और आपने ये कहा कि मैंने तैयारी करी डेडिकेशन से दिल्ली पुलिस और वही काम आई एनटीपीसी में। यहाँ से हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट से कि अगर आप एक बार कोर से डिटेल में तैयारी कर लो, जैसे मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स को आप मजबूत कर लो। भाई बेसिकली सब्जेक्ट आ गए, मैथ्स आ गया, रीजनिंग आ गई, जीके होगी, इंग्लिश या हिंदी, बेसिकली 5 सब्जेक्ट है। किसी में हिंदी आ जाती है, किसी में इंग्लिश आ जाती है। रेलवे की बात करें तो वो ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। तो बेसिकली कोर तो 5 ही सब्जेक्ट हैं। इसके होते हुए आप यूपी पुलिस भी दे सकते हो, दिल्ली पुलिस भी दे सकते हो। किसी में इंग्लिश आएगी, किसी में हिंदी, ये चलता है। तो अगर आप एक बार ठीक से तैयारी कर लो तो वो सारे एग्जाम्स में काम आती है, हम ये कह सकते हैं, है ना। तो अभी कंटिन्यू करो आपने कि दिल्ली पुलिस के बाद आपने एनटीपीसी दिया, वो उसमें काम आया। फिर उसके बाद मेरा एग्जाम हुआ था हरियाणा पुलिस का। ओके। तो हरियाणा पुलिस में भी इतना काम नहीं आया, पर वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश वो काम आ गई। अब किस्मत इतनी अच्छी थी कि हरियाणा में क्या होता है कि 25% हरियाणा जी का आती है। ओके। अब वो 2 ही क्वेश्चन आए वो भी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ लिए थे एग्जाम होने से, और वही दोनों मेरे को उसमें मिल गई। तो वहां से हरियाणा पुलिस मेरा क्लियर हो गया। अच्छा, एक आप वैसे ही थे क्या? कई बार आपने नोटिस किया होगा, जब भी एग्जाम सेंटर पे जाती है पब्लिक स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहर एक फर्रे वर्रे से निकाल के जो टीचर्स के नोट्स होते हैं या फोन से आजकल तो मतलब वो पढ़ रहे होते हैं। तो आप वैसे ही पढ़ते थे? नहीं, पहले कुछ दिन जैसे क्या होता है कि ग्रुप बन जाता है एग्जाम सेंटर के बाहर। अब पढ़ने वाले अपना डिस्कशन चलता है, उनका अलग ही लेवल का डिस्कशन होता है। हमें तो आज तक समझ नहीं आया कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि इतने महीने से तैयारी कर रहे हैं भाई, वहीं आगे कौन सी अलग से तैयारी हो जाएगी। वही चीज ये मेरे कभी समझ नहीं आया। कुछ बच्चे होते हैं ना कि एग्जाम सेंटर के बाहर पढ़ने का कर नहीं है, वो प्रेशर और क्रिएट कर देते हैं दूसरा, भाई ये तो बहुत पढ़ने वाला है। अब मैं रिलैक्स मोड में जाता था पूरा कि भाई अब तो एग्जाम है, जो होगा वो तो हो गई, उसको ना मैं कुछ कर सकता ना एग्जाम कुछ कर सकता। जो तैयारी करनी थी वो पहले कर चुके हैं। तो उनकी बात सुनता रहता था मैं, ऐसे घूमता हुआ इसकी सुन ली, उसकी सुन ली जाके। तो वहां से 2 क्वेश्चन फंस गए थे मुझे। ये बहुत बढ़िया भाई। और ये चीज मेरी यूपीएसआई में भी काम आई थी। अच्छा। मेरे को 2 क्वेश्चन वहां से फंस गए थे। मतलब बाहर घूम रहा है ऐसी, अब ना जा रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, और बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, फिर उनका आपस में डिस्प्यूट हो गया कि अरे नहीं इसका ये आंसर है, इसका ये है, मैंने ये पढ़ा था, देखो ये लिख रहा है। तो भाई तुम लोग समझ लो एक चीज कि एग्जाम सेंटर के बाहर जाके भी तुम चीजों को देख सकते हो, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं उनके आसपास घूमना शुरू चलो ये चीज बहुत बढ़िया है। और
ऐसे नहीं है कि फेलियर नहीं आए मेरे लाइफ में। अभी हाँ, तो आपने ये सिर्फ चीज़। छोटी सी सक्सेस देखी है। मैंने एंड नंबर ऑफ टाइम्स मैंने एग्जाम क्लियर किए हैं। कोई वनडे ऐसा एग्जाम होगा जो मेरा नहीं क्लियर हुआ, और इससे पहले कोई वनडे ऐसा एग्जाम होगा जो मेरे से जो क्लियर फेल नहीं नहीं हो हुआ। पाया। मैं ये चीज पूछना भी चाह रहा था कि एक बार ये चीज बताओ, क्योंकि मैं इसको समझता हूँ, जब एक बार बंदा तैयार हो जाता है भाई, उसकी प्रॉपर तैयारी हो गई, इससे इधर जितने एग्जाम होंगे वो लगभग सारे क्लियर हो जाएंगे, हाँ, और इससे इधर जितने एग्जाम होंगे शायद एक भी क्लियर एक ना भी हो। क्लियर नहीं होगा। एक फेज उस लेवल का आपको बनना ही पड़ेगा। जब आप उस लेवल के बन जाते हो, बच्चा क्या करता है कि बस एक नौकरी मिल जाए, बस बस। लेकिन जब आप उस लेवल के बन जाते हो, फिर आपकी एक नहीं, एक से ज्यादा नौकरियां लगती हैं। लेकिन जब तक आप उस लेवल के नहीं बनोगे तो एक नौकरी के लिए भी रोना होता रहेगा, और वो भी नहीं लग के नहीं देती। लगती। तो मेंटेन करना है खुद का लेवल पढ़ पढ़ के, है ना। तो आप मेरे को ये बताओ कि उस लेवल से पहले आपने कितने एग्जाम दिए, कितने फेल किए, और उसके बाद कितने क्लियर किए? आप ये मान लो कि जितने भी इसका एनडीए का हो गया हमारा, और एक एयरफोर्स का होता है XY ग्रुप, हाँ, XY है ना, वाला होता है। वो दिया मैंने। और ALP का भी शायद मेरा आया था एग्जाम, वो भी दिया मैंने, वो भी नहीं हुआ था मेरा। यूपी पुलिस में भी नहीं हुआ। यूपी पुलिस में भी नहीं हुआ दो मेरा। पर वैकेंसी जो दिक्कत थी। ये हो रही थी मेरे साथ में, अब मेरी दीदी है मेरे से बड़ी है वो, तो जो फॉर्म मैं भरता था वही फॉर्म वो भरती थी। अब ये तो डिफेंस का, एनडीए का और एयरफोर्स का हो गया, ये तो इसमें तब तक एलिजिबल नहीं थी लड़कियां, अब एलिजिबल हो गई है, पर उस टाइम नहीं थी। तो जो एग्जाम मैंने दिया वही एग्जाम उसने दिया। अब वो मेरे से थोड़ा सा है पढ़ाई में, उसका एग्जाम क्लियर हो जा रहे हैं, मेरे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे। घर में सुनने को मिल रहा घर से आ रहा है प्रेशर कि ये भी तो वही पढ़ रही है, तू भी वही पढ़ रहा है, इसके कैसे हो जा रहे हैं। एक वो प्रेशर आया मेरे ऊपर, है ना। फिर जब मेरा यूपी पुलिस का नहीं हुआ ना एग्जाम क्लियर, तो मेरे ही रिलेटिव्स ने मुझे ये कह दिया कि पुलिस वालों के बच्चे ऐसे घूमते हैं। ये एक बार कई बार बोल देते हैं कि पुलिस वालों के बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो मतलब ऐसे ही आवारागर्दी में इधर उधर, उनसे बेसिकली कुछ हो ही नहीं पाता, ऐसा मुझे कहा गया। तो अब भाई कुछ अगर मेरे लिए कुछ बात उठी है तो मेरे तक तो आएगी जरूर, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगी, वो मेरे पास तक आई, वो चीज़ हिट कर गई वो। अब वो हिट कर गई, तब फिर दिल्ली पुलिस के फॉर्म आए। अब जिसने ये बात कही थी वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया था। अच्छा, कि अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम मैं क्लियर करूंगा भाई, उनसे नहीं होता, लेकिन मैं जरूर क्लियर करूंगा। दिल पे लग गई बात, वो दिल पे लग गई, और तभी से मैंने दिल्ली पुलिस के लिए एग्जाम तैयारी की थी, और वो क्लियर। और किस्मत कह लो या मेरी मेहनत कह लो, उसके बाद कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैंने क्लियर ना किया हो। कोई भी आप एक एग्जाम दिला दो, मैं आपको उसमें अपना PDF में नाम दिखा दूंगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या रेलवे का एग्जाम हो, CGL हो, UPSI हो। UPSI में भी मैं जो मेरा SSC में एंटर होने का फेज है वो UPSI से ही है। अच्छा। क्योंकि तब तक मैं ये था कि स्टेट एग्जाम्स ही देने हैं, CGL फॉर्म भरा और एग्जाम देके आ गया, क्योंकि उसमें इंग्लिश आती थी। बेसिकली हो तो मैं CBSE बोर्ड से हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ भी लूंगा, लिख भी लूंगा, पर वो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो इंग्लिश होती है वो थोड़ी सी अलग है, वो मैं नहीं कर पा रहा था। वो थोड़ा सा मेरा बेस कमजोर था, तो वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो UPSI में मैं 0.6 मार्क्स से फाइनल मेरिट से बाहर हुआ। UPSI फाइनल मेरिट, फिजिकल वगैरह सब देने के बाद। हाँ। मुझे डेट भी याद है, शायद 12 मई को हमारा रिजल्ट आया था, तो दिया, नहीं हुआ। अब क्या ही बताऊँ, मैं उस टाइम पे डिप्रेशन में चला गया। मेरे दिमाग में ये, जिस दिन रिजल्ट आया मैं उसी दिन 3-4 बजे के अराउंड में गया कि चलो भाई अब सुसाइड करते हैं। सही बताओ अगर मैं एकदम, हाँ। अब मैं गया, किस्मत इतनी खराब, जहाँ सुसाइड करने गया था उसमें पानी ही नहीं। थोड़ा और आगे गया तो मेरे 2 दोस्त और मिले जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, वो भी वहीं वो वहीं बैठे मिले। कि फिर हुआ कि नहीं, अब रुकते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या होगा। पर मैं 2-3 महीने फुल डिप्रेशन में रहा। घर पे मम्मी भी थोड़ा रो ही रही है कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, कि हमारे वाले का नहीं हुआ। तैयारी भी की, मेहनत करी पूरी, लाइब्रेरी भी जाता था मैं डेली, सुबह 7 बजे लाइब्रेरी चला गया, शाम को 6-7 बजे ये तक आ रहा हूँ। चीज़ बेसिकली मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ जो आप बोल रहे हो कि PDF में नाम नहीं आया। कई बार जो आम जनता होती है ना, जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट नहीं होती, उसके लिए चीज़ बड़ी अजीब लगी कि भाई PDF में नाम नहीं आया तो सुसाइडल थॉट आ गए। लेकिन जो बच्चा ईमानदारी से तैयारी कर रहा है और उसको सालों हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल, वो अच्छे से रिलेट कर सकता है कि जब आप बहुत ईमानदारी से मेहनत करो और 0.5 मार्क्स से 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाओ,
तो किस तरीके की फीलिंग्स आपके अंदर आती है, उस फेज को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही सब। ऊपर से सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा, इस चीज पे खुल के आज बात करते हैं, रिश्तेदार। रिश्तेदार ये बड़ी ही मतलब क्या कहूँ, बड़ी ही शानदार चीज है जीवन में। ये मतलब एक जो जितने भी होते हैं, ये आपके ऊपर इतना प्रेशर डाल के रखते हैं कि आपके मम्मी पापा हैं, उनका बेटा क्या कर रहा है, ये रिश्तेदारों के अलग ही टाइप का प्रेशर होता है। बहुत सही। ये बहुत बड़ी चीज है, और ये वही चीज वही बच्चा समझ सकता है जो ईमानदारी से तैयारी कर रहा हो और उसको ताने मिल रहे हो। क्योंकि हुआ ये था सर कि जब मेरा यूपीएसआई में हो गया था, कि यूपी में अगर मैं कहूँ ना, यूपीएसआई को एक अलग ही लेवल से देखा जाता है। हाँ, यूपी में यूपीएसआई का एक अलग ही भौकाल level है। तो मेरा जब रिटर्न क्लियर हुआ तो वहां तक बात पहुंची उन रिश्तेदार तक, उनका कोई कॉल नहीं आया। फिर मैं डीवी कराने गया अपना, मेरा डीवी क्लियर हुआ, कोई कॉल नहीं आया। मेरा फिजिकल हुआ, फिजिकल तक है मेरा अच्छा था ही स्टार्टिंग से, तो वो पता था क्लियर हो जाएगा। पर जिस दिन में रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, मेरा नाम नहीं था उसमें, उन तक खबर गई, उनका फोन आ गया तब तुरंत कॉल कि अरे क्या हुआ, रिजल्ट आया है, हो गया होगा, हमें तो पूरी उम्मीद है। उनको पता था कि नंबर नहीं आया मेरा, पर थोड़ा सा वो और पॉइंट आउट करने के लिए वो बहुत खराब फेज रहा मेरे लिए 2-3 महीने का। जब नंबर नहीं आया होगा, और क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा जुड़ जाती है। क्योंकि ये हुआ था कि जो गांव में जानकार थे, गली वाले थे, सब दरोगा जी कहने लगे थे। यार दोस्त और जो ताऊ जी बड़े बूढ़े होते हैं कि अरे दरोगा जी आ गए, दरोगा जी आ गए। नहीं, होता क्या है कई बार कि जब आपका रिटन भी क्लियर हुआ, उसके बाद फिजिकल भी आपने दे लिया, डीवी भी हो गया, जब इतनी चीजें हो जाती हैं तो सबको आसपास थोड़ी बहुत भनक लग जाती है, और फिर उसी से वो बोलने लग जाते हैं कि दरोगा जी वगैरह। और एट द एंड जब ये चीज हो कि बाई चांस फाइनल से आउट हो जाओ, तो वो फेज में समझ सकता हूँ बहुत ज्यादा हो रहा मेरा। और फिर इस फेज के बाद में मैं ऐसी एग्जाम देने गया हुआ था अपना, DSSB का मेरा एक था जूनियर असिस्टेंट ऐसा कुछ करके था वो। तो तब मेरे दोस्त का फोन आता है कि भाई SSC करते हैं। अच्छा। अब वो भी नया एकदम SSC के लिए, मैं भी कि भाई मुझे नहीं पता SSC के बारे में। ये पता है कि हाँ SSC है, ये सब्जेक्ट हैं, पर करना क्या है, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स अलग है, SSC की रीजनिंग भी अलग है, इंग्लिश और एड अप हो गया, जीके मेरा हाथ थोड़ा टाइट है। अच्छा, मैं एक सेकंड यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, ये चीज़ मैंने देखी है, ये जो आपने बोला बागपत से बिलोंग करते हो, बागपत बड़ौत, ये इधर साइड शायद जो ज़्यादा बच्चा डेडिकेटेड है या ज़्यादा कहते हैं भौकाल है, वो यूपी पुलिस और बेल्ट वाली नौकरियों के लिए शायद। इधर साइड का बच्चा SSC के लिए शायद उतना प्रायोरिटी नहीं देता जितना इन सब नौकरियों के लिए देता है, चाहे वो SSC GD हो, फौज की नौकरी हो, बेल्ट वाली जो नौकरियां हैं इनके लिए SSC की तरफ उतना नहीं आता। अब थोड़ा कुछ, अब इस टाइम से माहौल चेंज होना शुरू हुआ है SSC की तरफ। अब थोड़ा बच्चे अवेयर हो गए। पहले क्या था कि आप अपने इस पड़ोस में देख लो या इस पड़ोस में देख लो, वो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और आर्मी, सिर्फ ये मिलेंगे आपको। इससे अलग बहुत ही रेयर चांस है किसी एक या दो घर में कोई लेखपाल मिल गया या फिर कोई वीडियो वगैरह मिल गया। SSC का उसमें भी नहीं मिलेगा आपको। तो स्टेट एग्जाम्स का थोड़ा रहता ही है क्रेज, क्योंकि इसमें एक तो वैकेंसी बहुत ज्यादा आएगी इसमें, और फिर वर्दी का क्रेज है हमारी साइड में। बिल्कुल, स्टार्टिंग से पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा। तो ये चीज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलो अभी और चीजें जानते हैं। पहले ये जो जर्नी आपने करी, इसमें बहुत तैयारी करी, थोड़ा सब्जेक्ट वाइज किसी स्टूडेंट को अगर आप गाइड करना चाहोगे, भाई मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, तो किस तरीके से बच्चे को। अच्छा, एक चीज और जो मैं अनुभव करता हूँ, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चे को तैयारी हमेशा सब्जेक्ट ओरिएंटेड करनी चाहिए। अगर उसके सब्जेक्ट सारे प्रिपेयर हो गए तो वो चाहे यूपी पुलिस दे ले, दिल्ली पुलिस दे ले, वो सारे एग्जाम को निकालने के लिए कैपेबल हो जाता है। एट द एंड तैयारी चाहे आप मतलब वैकेंसी ओरिएंटेड करो कि भाई यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, चलो तैयारी करते हैं, चाहे कैसे ही तैयारी करो, आपको पढ़ने एट द एंड सब्जेक्ट है। बट अगर आप अपना माइंडसेट ऐसे बना लेते हो कि पहले मैथ्स पूरा पढ़ लिया, रीजनिंग सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने तैयारी कर ली, फिर आप वही लेवल आ जाता है कि इसके बाद फिर आप बहुत सारे एग्जाम निकाल दोगे। आप इस चीज को कैसे बच्चे को समझाएंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि मैथ्स कैसे पढ़ी जाए, रीजनिंग, इन सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करें? एक बार सारे सब्जेक्ट पे आप एक बार थोड़ा शॉर्ट में सारी चीज बताओ। हाँ, ये चीज आपने बहुत सही कही है सर, क्योंकि मेरे साथ भी पहले यही था, जो फॉर्म आए फॉर्म भरे, अब उसी की तैयारी में लग गए। पर बाद में खुद मैंने ये रियलाइज किया कि मैथमेटिक्स है वो सब में आएगा वो। तो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC ना देख के प्रॉपर एक बार मैथमेटिक्स को पूरा कवर किया जाए। अब आप उसे ऑफलाइन कर लो या ऑनलाइन कर लो, पर करो एक ही से। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ से पढ़ लिया, फिर कुछ यहाँ से पढ़ लिया, कुछ यहाँ से पढ़ लिया। अगर आप एक ही चीज पे फोकस करोगे, एक इंसान पे फोकस करोगे,
तो आपको ज्यादा जल्दी रिजल्ट दे देगा। ओके। नॉट इन द सेंस कि चलो भाई एक टॉपिक इनसे हो गया, नहीं समझ में आ रहा, एक टॉपिक उनसे कर लिया, फिर एक टॉपिक किसी मतलब आप कह रहे हो भटकना नहीं है, किसी एक पे विश्वास कर लो। हाँ, सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं क्योंकि सर सारे वही पढ़ा रहे हैं, वही मैथमेटिक्स है, वही आपके रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक है, परसेंटेज वही है, बस थोड़ा सा उनका तरीका अलग हो सकता है। अब आप एक पर ब्लाइंडली फोकस करो बिल्कुल कि हाँ ये ही हमारा सिलेक्शन कराएंगे, जो भी जिनसे भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसको एक बार पकड़ के चलो। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि वो आपको सिलेक्शन ना दिलाने के लिए पढ़ा रहा हो, वो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए ही पढ़ा रहा है। आप एक बार उस पर यकीन तो करो एक बार आप। पर बच्चे नहीं करते आज की तारीख में। बच्चे ये कि एक टॉपिक पढ़ा, और ऐसा हमेशा होगा कि आप किसी एक से पढ़ रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस टफ आएंगे, कुछ क्वेश्चंस इजी आएंगे। जैसे ही बच्चा उस टफ फेज में घुसता है, उसको लगेगा यार अब तो समझ नहीं आ रहा, स्विच कर लेते हैं, अब इससे पढ़ लेते हैं। सेम सिचुएशन वहां भी आएगी भाई। कुछ चीजें आसान है, जीवन में भी सेम, कुछ चीजें अच्छी हैं तो कुछ चीजें बुरी हैं। कुछ जैसी हार्ड फेज आएगा वो फिर स्विच कर जाएगा। और ऐसा नहीं, चीज बहुत जरूरी है सर, क्योंकि एक टीचर होने के नाते उनका फर्ज है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। क्योंकि एग्जाम जो है जैसा पहले से चला आ रहा है ऐसा नहीं आ सकता, हर साल लेवल बढ़ रहा है। हाँ, वो हर बार उसका लेवल चेंज होगा, कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए भी तो टीचर का ही फर्ज है प्रिपेयर कराना। कोई और बाहर से आके तो प्रिपेयर करा के नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो टीचर ये सारी चीज देख के चलता है। बच्चे क्या है कि भाई वो तो बहुत हार्ड क्वेश्चन करा है, हमसे नहीं होगा, अरे इतने हार्ड कहाँ आते हैं भाई। आज के टाइम पर नहीं पता क्या आएगा पेपर में। अब तो आप मेरिट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। नहीं, बहुत मुश्किल है। या तो इतनी अप चली जाएगी मेरिट, इतनी डाउन रह जाएगी मेरिट। हर चीज अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपको हर चीज के लिए अपना आपको प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। अच्छा, ये होगी मैथ्स की बात। ऐसी अगर रीजनिंग वगैरह, रीजनिंग भी लगभग मैथ्स से है, इजी सब्जेक्ट है। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में एक बार सारी चीजों के बारे में आप बता दो। रीजनिंग जी के आपने किस तरीके से करी, या बच्चे किस तरीके से, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं आसानी से। रीजनिंग के लिए तो सर देखो ये है कि आप एक बार किसी भी एक टीचर को पकड़ के उसके थोड़े नोट्स बना लो, ताकि वो आपको आगे काम आए। बार बार वीडियोस ना या फिर ऑफलाइन ना जाके आप उन नोट्स से अपना कवर अप कर लो। तो जीके के बारे में और बताइए, और क्यों, कैसा अनुभव रहा है जीके का। जीके का सर, मैं थोड़ा सा पीसीएम से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा मेरा हार्ट टाइट रहा है जीके में। पर मैंने करा क्या है कि साइंस बैकग्राउंड होने के लिए तो मेरे पास साइंस थोड़ी सी आती थी, वहां से थोड़ी सी साइंस कवर हो गई मेरी। यूपीएसआई के टाइम पे पॉलिटी पढ़ी थी, तो वहां से पॉलिटी कवर हो गई। और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपको हर दूसरे तीसरे एग्जाम में मिल ही जाएंगे, वो रिपीटेड क्वेश्चन कर लो आप, अगर आप पूरी जीके नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मेरा ऐसा है, सीपीयू का एग्जाम दिया था मैंने, तैयारी जो एसएससी के मैं एंटर हुआ था वो सीपीयू से ही हुआ था मैं। अच्छा। और उसमें मेरे 5 नंबर आए थे 50 में से। लेकिन फिर भी मेरा एग्जाम क्रैक था। अब आप ये देखो, मैंने फिर भी अपना एग्जाम को क्रैक कर लिया था, और 296 मार्क्स थे मेरे उसमें। पर वही है कि फैमिली अलाउ नहीं करती पैरामिलिट्री फोर्सेस में, नहीं तो मेरा सीआरपीएफ एसआई में कंफर्म नंबर था। 286 के अराउंड मेरिट गई थी उसकी सीआरपीएफ की। अच्छा, अब आजकल थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे चर्चा करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ना, आपको अगर याद होगा 2019-20 के आसपास रेलवे की अगर हम बात करें, तो एग्जैक्ट अभी नहीं याद है, लेकिन शायद 2019 की ही बात है। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की शायद 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी आई थी। मैं उसी वैकेंसी में हूँ एक तरह से, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि दिल्ली पुलिस के बाद मेरा एनटीपीसी क्लियर हुआ था। हाँ, वो वही वाला एनटीपीसी है वो। अच्छा, आप इस चीज को, एग्जाम लेट हुआ थोड़ा। मैं वही एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। हालांकि बीच में कोरोना आया वैसे, उसको लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से देखें बच्चे के लिए, तो जैसे ही बच्चा गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करता है, उसका स्ट्रगल सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आज के टाइम पे कंपटीशन ज़्यादा है, कुछ इस वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही। अगर हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें, आरआरबी की, तो 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो लगभग कंप्लीट होती है 2023 में जाकर के। 3-4 साल 4 साल लग गए उसमें। मैं मानता हूँ बीच में कोरोना भी आया, लेकिन और भी जो चीजें थी, और भी एग्जाम्स विद इन टाइम कंप्लीट हुए। अननेसेसरी बहुत ज्यादा खिंचा है, तो इस चीज पे आप क्या कहोगे। और हाल ही में अगर देखा जाए तो एसएससी इस समय बढ़िया काम कर रहा है। जैसे अपने कब फॉर्म आने वाले हैं, कब उसका पेपर होगा, विद इन टाइम, और वो जो बोलता है वो करता है। रेलवे ने भी कोशिश करी, शायद फेब में उन्होंने कैलेंडर निकाला, वो फुल किसी चीज को कर ही नहीं पा रहे सही तरीके से। और मैं मानता हूँ इस समय रेलवे के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं सारे टीचर्स मिलकर, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट रेलवे बच्चों के जीवन के साथ बहुत बार खिलवाड़ कर रहा है। अभी हाल ही में शायद वो
ALP का पेपर था या RPF का, आई थिंक मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट बच्चा पेपर देने जाता है, सेंटर पे पहुंचने के बाद पता चलता है पेपर पेपर लीक, हाँ पोस्टपोन कर दिया या वो पेपर कुछ सेंटर में ये तो कहते थे कि टेक्निकल एरर हो गया, टेक्निकल एरर और वो कुछ और ही एरर होता है वो। वहाँ। और बहुत बार ऐसा भी छोटी मोटी वीडियोस आपने देखी होंगी कि पेपर लीक हो रहा है और कोई और जो कंप्यूटर होता है उसको कोई और ही रन कर रहा होता है। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये गवर्नमेंट के नज़रिए से देखें या आम पब्लिक के नज़रिए से देखें तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन जब एक बच्चा है जो बहुत लंबे समय से तैयारी करता आ रहा है और उसका पूरा परिवार उस पर डिपेंड है कि भाई इसका सिलेक्शन होगा तो हमारा घर अच्छा चलेगा, वो एट द एंड इन सब छोटी मोटी कमियों की वजह से, जो कि एक गवर्नमेंट की कमी है बेसिकली कह सकते हैं, अथॉरिटीज़ की, बोर्ड्स की कमी है, रेलवे बोर्ड की, इनकी वजह से बच्चे का फ्यूचर पूरा ख़राब हो जाता है। कई बार एक उसका लास्ट स्टेज हो, ठीक है, उसकी एज होने वाली हो, इन सब चीज़ों पे आपका क्या कहना है कि इन सब में अथॉरिटीज़ की गलतियां हैं या नहीं बहुत ज़्यादा? बिल्कुल है सर, बिना अथॉरिटी की मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या फिर एक मिसलीडिंग कह लो, इसके बिना ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारे तो हैंडलिंग उनके हाथ में है। अब जो भी हो रहा है उनके एंड से हो रहा है, बच्चा तो लीक करा नहीं रहा, लीक होएगा तो उनके एंड से होएगा, नुकसान किसको हो रहा है, बच्चे का हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखो कि एक एग्जाम का फॉर्म भरने से लेकर उसके फाइनल ज्वाइनिंग तक 4 से 5 साल लगते हैं, अगर मैं रेलवे की बात करूँ तो। क्योंकि 2019 में वैकेंसी आना, और मैंने खुद दिया था रेलवे ग्रुप डी का, 2018 या 2019 में उसके फॉर्म भरे गए थे, और मेरा फाइनल रिजल्ट जो है 2023 में आया। अब आप देख लो 2019 से 2023 तक लगभग 4 साल ये बैठते हैं। 4 साल में, और एलिजिबिलिटी क्या है कि आप जनरल कैटेगरी से होने का ये और नुकसान है कि आप ओवर एज हो जाओगे। बिल्कुल, मतलब दूसरी वैकेंसी जब तक आएगी, या ग्रुप डी एनटीपीसी कुछ भी कह लेते हैं, रेलवे के किसी एग्जाम की, अगर 4 साल में एक एग्जाम वो पूरा करा पा रहे हैं तो अगली बार एग्जाम जो दूसरे, चलो एक वैकेंसी में अच्छा एग्जाम उसका नहीं हुआ, दूसरी वैकेंसी तक वो ओवर एज हो जाएगा, करियर उसका वैसे ही खत्म है। और इंडिया के अंदर जिस समय ये वैकेंसी आई 2019 में, शायद जहां तक मैं डाटा देखूंगा तो 2.5 करोड़ के बच्चों ने आसपास फॉर्म अप्लाई किए थे, और इनका एक नेक्स्ट लेवल का इससे बिजनेस भी बना हुआ है। एक बच्चे से अगर 500 रुपए लेते हैं, उसमें अगर 2.5 करोड़ बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप आइडिया लगा लो कहाँ कितना जा रहा होगा। तो मैं कह रहा हूँ पूरे जीवन एम्प्लॉइज को सैलरी देंगे तो भी वो कंप्लीट ना हो, तो ये अलग ही इन्होंने बिजनेस बना रखा है। हम जो भी चीजें चलो वो ठीक है, बट आप विद इन टाइम एग्जाम लो, विद इन टाइम सारी चीजें करो, तो एक एस्पिरेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं आती कि हाँ भाई ठीक है, सही चीजें हो रही है। बोर्ड का काम यही तो है सर, एग्जाम कराना। अब वो बाद में 4 साल बाद भी तो एग्जाम ही करा रहा है, वो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट उसने कहीं से मेरिट लगा दी और वो ज्वाइनिंग हो गई, वो भी तो एग्जाम ही हो रहा है। अगर आप उसको 4 साल बाद ना करा के आप उसको पहले ही करा दो, फॉर्म भरने के 2-3 महीने के बाद एग्जाम करा दो, आप प्रॉपर एक कैलेंडर दो कि भाई इस डेट में फॉर्म आएंगे, इस डेट में एग्जाम होगा, इस डेट में रिजल्ट आएगा। अगर करना चाहे तो सर सब चीज हो सकती है, क्योंकि एक एनडीए का अगर आप रिजल्ट देखोगे ऑफलाइन होता है एनडीए का पेपर, और 15-20 दिन में आप वो रिजल्ट दे देते हैं। ये तो फिर भी ऑनलाइन हो रहा है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है। हाँ, और ये तो फिर भी ऑनलाइन हो रहा है। इसका तो अगर आप चाहे तो 2-3 दिन बाद इसका रिजल्ट दे सकते हो। यही है, बहुत इन सब चीज़ों से काफ़ी बुरा हाल है। चलो वापस आते हैं उसी तैयारी वाली चीज़ों पे। अच्छा, आपने बताया रिश्तेदार सबसे पहली चीज़ तो वो हो गया, आपने वो पूरा कवर कर लिया, और ये आपके साथ नहीं सबके साथ है, बहुत प्रेशर क्रिएट होता है और रिश्तेदारों ने बहुत प्रेशर क्रिएट। कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि यार रिश्तेदार एक चीज़ में अच्छे भी हैं कि वो जो आपको बार बार वो करते हैं ना, उससे आपको एक पुश मिलता है कि यार ठीक है अब तो करना ही, अब तो इसे जवाब देना है। तो कई बार ये सरकारी नौकरी तो रिश्तेदारों की वैसे भी लग रही है मैं ये कह सकता हूँ। तो ये चीज़ एक तरीके से एट द एंड देखी जाए तो सही भी है, ठीक है। दूसरी चीज़, चलो थोड़ी पर्सनल लाइफ पे आते हैं, काफ़ी इस चीज़ पर हमने डिस्कशन किया कि रिश्तेदारों की बात हुई, तैयारी से पहले और तैयारी के बाद रिश्तेदारों का रिएक्शन पहले आपको ये बताना है। दूसरी बात, तैयारी से पहले और तैयारी के बाद आपके प्रति कन्याओं का रिएक्शन क्या है, ये भी बताओ, क्योंकि आप अच्छे खासे गुड लुकिंग हैं और बढ़िया है। कैसा रहा, थोड़ा सा इसको बताओ। अब पहले क्या था सर, रिश्तेदारों की अगर बात करूं तो पहले सब खुश थे कि नहीं हो रहा होएगा अब दर्द में है। अब सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन ये नहीं कि एक में हुआ, 2-3 में नाम देख लिया तो अब ये हो गया कि अरे ये पढ़ा कब, सिलेक्शन कैसे हो गया, ये तो नहीं पढ़ता था। और लड़कियों की बात करूँ तो पहले मैं फोकस था ही नहीं सब पे, मेरा था कि पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। क्योंकि जब से मैं डेडिकेटेडली इसको गया हूँ ना करने के लिए, तब से मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ कि एक तो एक्सरसाइज का मुझे शौक था, जिम करी पढ़ाई करी, जिम करी पढ़ाई करी, सिर्फ ये 2 काम।
और उसके बाद तो चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। थोड़ा तो सर जब इतना हार्ड वर्क हुआ तो रिलैक्स चाहिए थोड़ा सा। ये भी ठीक है। अच्छा, मतलब रुझान बदल गया पहले बदल से गया और सर थोड़ा उसके सा। बाद लोगों का भी आपके प्रति है। चलो, बहुत सारी चीज़ है। एक लास्ट चीज़, जैसे कि आपने बोला आपने एसएससी सीपीओ और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी आपने एग्जाम दिया, आपको इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है और फिजिकल वगैरह भी दिया हुआ है आपने, दोनों का ही, कांस्टेबल का और ये 2025 में बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस वालों के लिए, दिल्ली पुलिस का क्योंकि इसमें कांस्टेबल की भी वैकेंसी है, AWTPO होता है उसकी भी वैकेंसी है, HCM की भी है, ड्राइवर की भी है और SSC CPO तो खैर हर साल होता ही है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो आप थोड़ा सा दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड होते हुए बच्चों को क्या गाइड करोगे फिजिकल के लिए भी, क्योंकि पढ़ाई तो हो ही रही है, बच्चा कर रहा है, कई बार फिजिकल को बहुत हल्के में ले जाता है, जिसका फिजिकल अच्छा नहीं है उसके लिए बड़ी दिक्कत आने वाली है। दिल्ली पुलिस का फिजिकल मैं मानता हूँ थोड़ा अच्छे लेवल का, सही लेवल का, क्योंकि सर अगर मैं इसी चीज पे फोकस करूँ ना थोड़ा सा, जो अभी ज्वाइनिंग जिनकी ट्रेनिंग चल रही है अभी, जो रिसेंट वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस की, उसमें यही हुआ था कि जैसे आज रिजल्ट आया और शायद 15-20 दिन के बाद फिजिकल के लिए बुला लिया। तो और इसमें फिजिकल ये ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन भाग लिए और आपका अच्छा फिजिकल प्रिंस, हो गया। एक सेकंड, ये पहली बार नहीं है, ये दिल्ली पुलिस का इतिहास रहा है कि जैसे ही ये रिजल्ट देंगे ये विद इन 15 to 20 डेज ही बुला लेते हैं, ये और पहली वैकेंसीज में हुआ है। इसलिए मैं हमेशा अलर्ट करते हुए मैंने बहुत बार बच्चों को बोला है कि आप अगर तैयारी कर रहे हो दिल्ली पुलिस की तो आप फिजिकल को अपने दिमाग में स्टार्टिंग से रख के चलो। क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा आप डेली रनिंग करते रहो तो उससे मेंटली फिट रहोगे, थोड़ा सा आपके फिजिकली भी फिट रहोगे, और एक जो प्रेशर होता है ना एग्जाम के बाद कि अब यार फिजिकल करना है, वो प्रेशर नहीं आएगा आपके ऊपर। और बिना फिजिकल के आप दिल्ली पुलिस में कर ही नहीं पाओगे। और इसका फिजिकल ऐसा भी नहीं है कि आप 10-15 दिन में फिजिकल कवर कर लो। 1600 मीटर की रनिंग होती है, 6 मिनट में करनी होती है, नहीं होती वहाँ, इजीली नहीं होती। और ये जो लोग, एक एक्सपीरियंस यहाँ पे अपना आप शेयर करना, बहुत से लोग जिस टाइम पे फिजिकल होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब आ गया और यूट्यूब के ऊपर हो क्या रहा है कि आजकल सबको व्यूज चाहिए, तो ये नहीं देखते कि बच्चे पे हमारे वर्ड्स का क्या असर होगा। उनका फोकस एक चीज पे रहता है कि हमारे व्यूज आने चाहिए। वो कैसी वीडियोस बनाते हैं फिजिकल के टाइम पे, अच्छा 6.5 मिनट में आ रहा है, 7 मिनट में भी आ रहा है, तब भी वहां जाके तुम्हारा 6 मिनट में हो जाएगा। अरे तुम्हारा तो 8 मिनट में आ रहा है, तब भी वहां जाके 6 मिनट में हो जाएगा। इस चीज बताओ, मेरा अनुभव ये है कि वहां के सर्कमस्टेंसेस शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बट उल्टा भी फर्क पड़ सकता है। यहाँ आपकी तैयारी अपने ग्राउंड में, आप उस पर डेली दौड़ रहे हो, वहां जाके एक अलग ग्राउंड पे दौड़ोगे, मौसम खराब हो सकता है, धूल उड़ सकती है, सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो उसको थोड़ा सा आप एक बार बताओ। अगर सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो डायरेक्ट फिजिकल पे ना जाके प्रैक्टिस पे अगर मैं हूँ, रनिंग करता था मैं, रनिंग मेरी हो जाती थी। मेरे को दिक्कत आ रही थी इसमें लॉन्ग जंप में, क्योंकि लॉन्ग जंप इसकी 14 फीट की होती है और जो कि इजी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। और रनिंग के टाइम पे क्या होगा, आपको सिन पेन हो जाएगा, यहाँ पे ना हड्डी में इधर पेन होने लगता है। तो वो सिन पेन आपको इतना भी नहीं करने देगा कि आप पुश कर पाओ अपने आप को जंप करने के लिए, इतना हाई लेवल का वो सिन पेन होता है वो। तो मेरी जो जंप क्लियर हुई वो 2 दिन पहले हुई। अच्छा। पहली बार। अब वहां पे मुझे यही नहीं पता था कि जो मेरे साथ वाले थे उन्होंने पहले उसकी लेंथ जो है ज्यादा की हुई थी। ओके। फिर जब मैं वहां पे गया ग्राउंड पे, तो एक तो अंदर से वो आ रही थी कि यार जंप क्लियर नहीं है, मेरी जंप क्लियर नहीं है। अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं था। और फिर वहां पे मैं जाके देखा तो सब हरियाणा वाले थे मेरे साथ में। हाँ, वो हरियाणा के बहुत हाँ, दिल्ली पुलिस में बहुत क्रेज है ना। और मैं तो दुबला पतला उस टाइम पे तो बहुत वीक था, मैं रनिंग वनिंग करता था। फिर गर्मी में मेरा वैसे था 11 राउंड मेरा नंबर आया रनिंग के लिए, बैचेस बना दिए सबके, रोल नंबर वाइज बनाए थे। तो उसमें मेरा हुआ क्या कि वो धूल वाली आंधी चल रही थी, है ना। भागा मैं, पहला राउंड मेरा क्लियर हुआ, ये नहीं पता कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ कहाँ नहीं भाग रहा हूँ। सामने से एक बार को ब्लैंक हो गया, इतनी धूल हो गई वहाँ पे। ये चीज मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं खुद जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं उनको मैं बहुत अच्छे से, क्योंकि 2025 में बहुत सुना रहा है भाई, ध्यान से सुन लेना। ये सेम चीज मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बोली थी। आप जहाँ पे तैयारी कर रहे हो वहां के सर्कमस्टांसेस और जो एक्चुअल फिजिकल है वहां के सर्कमस्टांसेस में बहुत डिफरेंस आ सकता है। किसी के बहकावे में मत आना, स्टार्टिंग से थोड़ी सी तैयारी करते हुए चलना। हाँ, एक बार और एक्सप्लेन करो तो सही से चीज़। उसमें जैसे मान लो आपकी रनिंग शुरू हुई, तो आपका स्टार्टिंग में भी नंबर हो सकता है, आपका पीछे भी हो सकता है। 50-50 बच्चों का हमारा ग्रुप बना था। अब लेट्स से कि आपका पीछे वाले सबसे लास्ट में आपका नंबर आया, जो लाइन अप किया उन्होंने, सबसे लास्ट में आप लाइन अप हुए, तो आपसे आगे 50 बच्चे हैं,
टाइम तो आपका वो चिप लगा देंगे, वो चिप स्टार्टिंग होगी, पर ये जो दिमाग है ये तो नहीं काम करता। ये होता है कि भाई रनिंग तो शुरू हो गई, वो जो सबसे पहले बच्चा भाग रहा है उसके अकॉर्डिंग भागेगा वो, है ना। तो आपको उनको क्रॉस अप भी करके जाना है, उससे आगे ओवरटेक भी करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले ही राउंड में अपना फुल लगा देंगे प्रेशर। वो ये नहीं देख रहे कि भाई तेरी तैयारी है, तू अपने अकॉर्डिंग भागना, उनके अकॉर्डिंग क्यों भाग रहा है। मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है कि मैं अपने अकॉर्डिंग भागता था। मैं स्टार्टिंग के 2 राउंड में पीछे रहता था, पर 3rd 4th राउंड में मैं आगे निकल जाता था। तो मैंने कभी भी तैयारी ये सोच के नहीं की कि भाई मेरा होगा नहीं होगा, मुझे भागने से मतलब था, मैं भागा बस। मतलब आप ये कह रहे हो कि बिल्कुल इस हिसाब से नहीं करी कि मेरा फिजिकल आ रहा तो ही दौड़ूं मैं। आप मतलब रूटीन बना लिया कि मैं दौड़ूं। गाँव का बैकग्राउंड होता है उसमें रहता है कि थोड़ा सा वो सुबह को जाना, घूमना फिरना, अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, एक्सरसाइज करना थोड़ा सा। अब हमारे में तो है, पर जो सिटीज में रह रहे हैं बच्चे उनका थोड़ा लाइफस्टाइल अलग है, वो नहीं कर सकते। और ये अब अगर आप एकेडमी ज्वाइन करोगे, मान लो आपने किसी कोच को ज्वाइन कर लिया, किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लिया, वो आपको पूरी प्रैक्टिस तो करा देंगे, पर वो जो मेंटल पीस होना चाहिए भागते टाइम आपका, वो नहीं करा पाएंगे। वो आप खुद अकेले कर पाओगे। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि आप जब फिजिकल का इंतजार ना करो और अभी से अगर आप थोड़ा सा रूटीन में लेके आओगे तो लास्ट टाइम का जो प्रेशर है वो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे सर कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे आप हो सकता है कि आप पहले राउंड में थक जाओ, हो सकता है कि आप, जैसे मेरे बार के में वो आंधी चल गई थी। आंधी चल गई है ना, वो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। ये फिजिकल है आपका पूरा, गर्मियों में फिजिकल हुआ था 2021 की बात है, जून में हुआ था मेरा फिजिकल। मैं समझ गया। और भरी धूप, और वो वजीराबाद का ग्राउंड इतना बड़ा। वजीराबाद कई बार वहाँ पे एक जड़ौदा कला है, वजीराबाद 2 जगह लेते हैं, और कई बार बारिश पड़ रही है तो 1-2 बैच को इन्होंने बारिश में भी भागा है। बहुत फेमस है वो वहाँ पे उस टाइम का, बहुत फिजिकल। और रनिंग सिर्फ अगर मैं बताऊँ ना, रनिंग मेरे ख्याल से 15 या 16 बच्चे रनिंग क्लियर कर पाए थे 50 में से। यही अभी रिसेंट में जो वैकेंसी है उसमें, अभी पिछली, इससे जो पिछली वैकेंसी है, जस्ट अभी जो नोटिफिकेशन आने वाला उससे पिछली वाली 2023 शायद आई कांस्टेबल, उसमें 7500 करीब वैकेंसी थी। उसमें पूरी वैकेंसी फिल ही नहीं हो पाई ड्यू टू फिजिकल। अब इन्होंने 10 गुना या 12 गुना बच्चे लिए होंगे, मान लीजिए 7500 वैकेंसी थी तो इन्होंने 75,000 या 80,000 बच्चे लिए। उन 80,000 90,000 बच्चों में से 7500 बच्चे भी ऐसे नहीं थे जो फिजिकल क्वालिफाई कर पाए। ये तो बच्चे ने बहुत मेहनत करके एग्जाम तो क्लियर किया, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो फिजिकल को इतना हल्के में ले गया कि उस पर पूरी वैकेंसी फिल नहीं हो पाई। तो ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि करना चाहिए फिजिकल के लिए। और सर थोड़ा सा ना मेडिकली भी अपना आपको देखना चाहिए कि आप मेडिकली फिट हो, उसके स्टैंडर्ड को आप क्लियर करते हो या नहीं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप फिजिकल भी हो गया, एग्जाम हो गया, आप पूरे एक्साइटेड हो एकदम कि चलो अब हो जाएगा, पर कुछ ना कुछ जैसे आंखों में किसी की 6x6 की आंख नहीं होगी, तो उसमें स्टैंडर्ड होता है इनका। अगर आप उसको भी एक बार पहले से अपना मेडिकल चेकअप करा लोगे तो आप उसको कवर अप कर सकते हो, अगर वो कवर करने लायक है चीज़। अगर वो कवर ही नहीं हो सकती तो आप मेडिकल आउट हो गए तो थोड़ा सा पेन करता है वो। बिल्कुल वो, क्योंकि मेडिकल तो ये मान लो लास्ट स्टेज हो गई, बिल्कुल लास्ट है वो। वहाँ से अगर आप आउट हो गए तो थोड़ा हिट करता है वो। हाँ, तो पहले एक बार अपने आप को चेक भी करा सकते हैं, छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, आई टेस्ट वगैरह, वो करा लेने चाहिए। चलो, आपने दिल्ली पुलिस के बारे में भी सारी चीज़ें बता दी और काफ़ी अपना अनुभव भी बताया, ठीक है। और अभी आप बच्चों को गाइड भी करते हैं शायद, तो शायद आपका कोई सोशल मीडिया पे पेज वगैरह भी है? हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पे है प्रिंस शर्मा UP17 करके। उस पर मेरा बेसिक ये है कि जो चीज़ें मैंने फेस की, कि एक स्ट्रेटेजी अपनाना, फिर अगर वो सक्सेसफुल नहीं रही फिर दूसरी अपनाऊँ, फिर तीसरी, ऐसे कर करके इसमें मुझे गैप आ गया, टाइम लग गया बहुत ज़्यादा क्लियर करने में एग्ज़ाम। तो उस गैप को कम करने के लिए, ताकि बच्चों को मैं राइट एकदम सही डायरेक्ट अप्रोच दे पाऊँ, उसके लिए मैंने वो अपना अकाउंट बनाया था और अब उस पर ही काम कर रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही, आप लोगों की ज़रूरत है जो आने वाले एस्पिरेंट्स को गाइड करते रहे, जॉब लेके शांति से ना बैठ जाए भाई कि हाँ चलो अब तो जॉब मिल गई, मौज मस्ती करते हैं। थोड़ा बच्चों के लिए भी निकालें, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो, तो पेजेस बनाने चाहिए। और बच्चों को गाइड करने की इंटेंशन अगर है तो बिल्कुल सोशल मीडिया पे आओ, जैसे कि आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बच्चों को ऐसे ही गाइड करते रहो बढ़िया तरीके से, ठीक है। और बहुत बढ़िया रहा आपका पॉडकास्ट।